Everybody, please unmute yourself. हेलो। हेलो, अनम्यूट करो सब लोग अपने आप को. हेलो। We will start our session with our slogan. So unmute कर लो. एंड सबको मालूम होगा, मैं स्लोगन फिर से दोहरा देती हूँ. माई हैप्पीनेस माय इज माई हैप्पीनेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पांसिबिलिटी। जैसे ही मैं 3 बोलूंगी सब एक साथ बोलोगे. 1, 2 एंड 3. माई माय हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज इज माय माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी। ओके. सो जैसे आप सबने अभी अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली है, तो हैप्पीनेस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? वरी. हाँ हाँ। वरी एंड हैप्पीनेस, वो दो चीज जनरली साथ में नहीं जाती है. अगर हम वरी कर रहे हैं तो उसका मतलब कि हम खुश नहीं है, और हम जब खुश होते हैं तब हमें ज्यादातर चिंता नहीं होती है. सो वरी के लिए बहुत अच्छा सा एक सॉन्ग बहुत ही पॉपुलर हो गया है. जो सॉन्ग है डोंट वेरी बी हैप्पी. आई थिंक आप सबको मालूम है वो सॉन्ग, राइट? सो वी विल डू वन यस। थिंग. हम लोग 2 बार वो सॉन्ग पहले गाएंगे, 2 बार सिर्फ यही एक लाइन गाएंगे, डोंट वरी बी हैप्पी. ओके, 1, 2, 3. डोंट वरी डोंट बी वरी हैप्पी. बी हैप्पी। डोंट डोंट वरी वरी बी हैप्पी। बी हैप्पी. बी राइट. हैप्पी। वेरी गुड. सो जैसे हम लोगों ने बोल दिया डोंट वरी बी हैप्पी, एंड एज अवर गोल ऑल्सो इन लाइफ इज टू बिकम हैप्पी, राइट? बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? जब हम वरी में हो तब कोई आके बोले चलो चलो हैप्पी रहो हैप्पी रहो. जनरली वो नहीं होता है. हमें हमें उसके लिए एक लेवल तक पहुंचना होता है जो 90% ऑफ पब्लिक नहीं है वो लेवल पे. सो क्या है कि डोंट वरी और बी हैप्पी के बीच में प्रोसेस है, प्रोसेस. वो प्रोसेस में क्या आता है? थिंक वाइजली. सो मैंने स्लोगन बनाया है डोंट वरी, थिंक वाइजली. राइट? हम लोग एक बार हम सब एक साथ बोलेंगे. 1, 2, 3. डोंट वरी, डोंट वरी थिंक थिंक वाइजली. वाइजली। ओके. डोंट वरी थिंक वाइजली। राइट. अभी अगर हम अब नाउ यू ऑल कैन म्यूट योरसेल्फ. अभी हम लोग सब अगर वरी कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है. मैं ये नहीं कह रही हूँ अच्छी बात है, बट उसमें जैसे हमें बोलते हैं हर चीज में कुछ अच्छाई ढूंढनी है. तो मैंने उसमें क्या अच्छाई ढूंढी है कि अगर आप वरी कर रहे हो दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ प्रॉब्लम. आपको मालूम है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है. जैसे एक एक छोटा सा बच्चा है जो 5-7 दिन का होता है, वो वरी नहीं करता है. अगर उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, या उसकी मम्मी उसको छोड़ के 2 घंटे के लिए कहीं गई हो, या उसकी मम्मी अगर दूसरे रूम में कहीं गिर गई है, तो वो वरी नहीं करता है क्योंकि ही इज नॉट अवेयर ऑफ दैट प्रॉब्लम. So we are worrying because we are aware of the problem. So that is the first step. First step of any solution is to be aware of them. अगर हम अवेयर ही नहीं होंगे तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे. सो वरी कर रहे हैं उसका मतलब कि हम प्रॉब्लम से अवेयर है. बट वरी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है. फिजिकल डिसएडवांटेज, इमोशनल डिसएडवांटेज, साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज. कभी कभी वरी करते करते वरी हमारा नेचर बन जाता है. कभी कभी वरी की वजह से हमें हेडेक होता है, फटीग होता है, कोई काम करने को मन नहीं करता है. और कभी कभी वरी की वजह से हम आगे जाके डिप्रेशन फील होता है. सो देर आर मेनी मेनी डिसएडवांटेज ऑल्सो ऑफ वरिंग. सो वरी इज नॉट गुड. वरी क्या है कि हमारे कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअल वरी होती है, और कभी कभी हमारा वरीफुल नेचर होता है. तो वरी इज वेस्टेज ऑफ आवर लाइफ. हमारा करंट जो टाइम है उसका वेस्ट हो रहा है क्योंकि हम वरी कर रहे हैं, तो वो वेस्ट हो रहा है ना. वो टाइम में हम कोई प्रोडक्टिव कर रहे हैं ना, वो टाइम हम एंजॉय कर रहे हैं. राइट? सो अब हमें क्या करना चाहिए? वरी कभी भी हो तो फाइंड आउट द एक्चुअल कॉज ऑफ वरी. हमें अगर वरी को निकालना है, अगर हमें ज्यादा वरी लग रही है और हमें वो निकालना है, उससे बाहर आना है, तो द फर्स्ट थिंग इज फाइंड आउट द एक्चुअल कॉज ऑफ वरी. कभी कभी हमें लगता है कि वी नो एक्चुअल कॉज, बट एक्चुअल कॉज वो नहीं हो सकता है, वैसा भी है.
मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी रक्षाबंधन आने वाली है, तो काफी लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। बट कोई कोई लेडीज होती है वो बहुत वरी करती है कि अरे रक्षाबंधन आने वाली है, अरे रक्षाबंधन आने वाली है, क्या करूंगी क्या करूंगी। सो फिर बोलेंगे अरे आप वरी क्यों हो, तो बोलेंगे रक्षाबंधन आने वाली है इसलिए। एक्चुअल रीजन इज नॉट रक्षाबंधन आने वाली है इसलिए आप वरी करते हैं। अगर आपको रक्षाबंधन या कोई फेस्टिवल आ रहा है और आप वरी कर रहे हो, तो 1 मिनट शांति से बैठो, डीप ब्रीथ करो, पानी पियो एंड सोचो कि क्या एक्चुअल कॉज है। एक्चुअल कॉज ये है कि मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ नहीं बनती है। एक्चुअल कॉज ये है कि मेरे पास हेल्पर्स नहीं है और मुझे पूरा खाना अरेंज करना है। एक्चुअल कॉज ये है कि मुझे वही टाइम पे कोई और कमिटमेंट कर लिया है। एक्चुअल कॉज ये है कि जब मैं नई नई शादी करके आई थी, तब मेरी मेरी कुकिंग को और सब चीजों को वो लोग ने बहुत ही बुरी तरह से उसको क्रिटिसाइज किया था। सो अभी मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ वरिंग? जैसे कोई बोलते हैं मुझे बारिश की सीजन पसंद नहीं है। अच्छा, तो बारिश आती है और वो लोग वरी करते हैं। सो व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ वरिंग? बारिश में आपको गीले होने का डर है, कहीं बिजली गिरेगी उसका डर है, कहीं वो पुरानी जब मुंबई में बहुत बड़ी बारिश आई थी तभी आपका कोई नुकसान बड़ा हो गया था, तो उससे आप उबर नहीं पा रहे हो। सो वरी का फर्स्ट स्टेप है फाइंड आउट द एक्चुअल कॉज ऑफ वरी। कौन सा रीजन है जिससे हम वरी फुल है, इवेंट नहीं, एक्चुअल कॉज। अब वरी जब होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 टाइप की वरी होती है। एक है जो सॉल्वेबल है, दूसरी है जिसको हमें एक्सेप्ट करना है। वरी कब होती है? जब प्रॉब्लम होता है। और प्रॉब्लम 2 टाइप के होते हैं। एक प्रॉब्लम जिसको हम अपने रिसोर्सेस से, अपनी मेहनत से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा एक प्रॉब्लम है जो हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना है। अब आप लोग बोलोगे कि ज्यादातर ऐसा बोलते हैं ऐसा कोई ताला नहीं बना है जिसकी चाबी नहीं हुई है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होता है कि बस उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसे हम बोलते हैं भगवान को कि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाते उसको सहन करने की शक्ति दो, जो सॉल्व कर पाते उसको उसको सॉल्व करने की स्ट्रेंथ दो। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझ दो, वो विजडम दो कि कौन सा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाऊंगी और कौन सा प्रॉब्लम मुझे एक्सेप्ट करना है। वरना जो प्रॉब्लम हमें एक्सेप्ट करना है उसको सॉल्व करने के पीछे लगेंगे और सॉल्व नहीं होगा, एंड वी विल फील मोर फ्रस्ट्रेटेड। सो 2 टाइप के प्रॉब्लम, एक जो सॉल्व करने हैं और एक एक्सेप्ट करने हैं। जैसे कि एक्सेप्ट करने वाले में प्रॉब्लम है कि सम नियर बाय अवर लव वन, अपने कोई नजदीक का फैमिली मेंबर एक्सपायर हो गया। सो वो परमानेंट लॉस है। पर वो प्रॉब्लम जो है, वो जो इश्यू है, उसे हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना है, उसे सॉल्व नहीं कर सकते। समटाइम्स समथिंग वी कांट रिवर्स, कितना भी हाथ पैर पछाड़ो वो चीज हम, वो वाक्य हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं। सो उसमें डिनायल मोड में नहीं जाना है, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, नहीं। अगर ठीक नहीं है तो नहीं है। अगर आपको उनके बगैर अकेले रहने में दिक्कत है तो दिक्कत है। Don't deny it. Just accept that yes, now I have to live alone. Yes, I will have some problem. And then solvable कि कौन से प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूं। सो जो अनएक्सेप्टेबल प्रॉब्लम है उसके लिए हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वाटर थेरापी ले सकते हैं, जैसे कि पानी पियो, कोल्ड शावर लो। या कभी कभी कोई प्रॉब्लम होता है जिसको हम रिवर्स नहीं कर पाते, जैसे कि कोई फ्रेंड के साथ परमानेंट झगड़ा हो गया, वो चली गई, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है, उसको सॉरी हमने कहा नहीं और वो चल बसी। तो वो सारे प्रॉब्लम जस्ट राइट डाउन ऑन द पेपर। इवन इफ यू विल राइट इट डाउन ऑन द पेपर, उससे आपकी वरी कम होगी। कोई भी अगर सॉल्वेबल प्रॉब्लम हो या नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम हो, सबसे पहला काम, आप अगर वो प्रॉब्लम को पूरा पेपर पे उतार दोगे, क्योंकि राइट डाउन करने से हमारे माइंड में एक क्लैरिटी आएगी, हमारे माइंड में एक क्लैरिटी आएगी, और हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज्यादा सक्षम रहेंगे। सो
राइट इट डाउन ऑन द पेपर। फिर दूसरी प्रॉब्लम है जैसे कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम। जैसे मैंने पहले ही एग्जांपल दिया रक्षाबंधन का, तो अभी रक्षाबंधन है, हमारे यहाँ फंक्शन है, बट हमारा फ्रिज काम नहीं कर रहा है। सो वरी होंगे ही, क्योंकि हमें जो भी खाना बनाना है, कुछ डिजर्ट बनाना है, तो हमें फ्रिज की जरूरत है, बट फ्रिज काम नहीं कर रहा है। सो वो प्रॉब्लम को हम स्ट्रेटेजी से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज we have to separate problem whether it is solvable or we have to accept it. Keep positive attitude towards the problem. अपने एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। ऐसा नहीं कि मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, मतलब पहले से ही हार मान नहीं लेनी है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, फॉर नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम भी और सॉल्वेबल प्रॉब्लम भी। अब नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम के लिए मैंने कहा कि जैसे आपको सिर्फ ब्रीदिंग करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है सिचुएशन के लिए। और सॉल्वेबल प्रॉब्लम, सो सॉल्वेबल प्रॉब्लम में अगेन आई विल से वन थिंग, राइट डाउन ऑन द पेपर। आप पेपर पे पूरा लिख लो कि क्या प्रॉब्लम है, पूरा प्रॉब्लम, हमें क्या लगता है, क्या एक्चुअल फैक्ट्स है। फिर अगेन रीचेक द कॉज। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ फंक्शन है वो कॉज नहीं है, रीचेक ऑल द पॉसिबल कॉजेज। लाइफ इज नॉट दैट सिंपल कि सिर्फ एक कॉज और एक इसके लिए हमें प्रॉब्लम लगता है। कभी कभी दो तीन कॉजेस मिक्स होते हैं कि ये भी है, ये भी है और ये भी है। फिर फाइंड आउट कौन सा कॉज सबसे बड़ा है, फिर छोटा, फिर उसका पेटा कॉज। क्योंकि जब तक हम सारे कॉज प्रॉब्लम के हम लिखेंगे नहीं, तब तक हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हमारी वरी खत्म नहीं होगी। अगेन एंड अगेन थोड़ी देर आप अपने माइंड डाइवर्ट करोगे, अगेन वापस वही सोच आएगी, वापस फिर से वरी करने लगेंगे। सो द थिंग इज रीचेक ऑल द पॉसिबल रीजंस फॉर द प्रॉब्लम। एक्चुअल रीजन जो है वो सारे लिखो। देन चेक हाउ इंपॉर्टेंट दैट प्रॉब्लम इज। वो प्रॉब्लम बड़ा है, छोटा है, वो इंपॉर्टेंट है, या उसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ, या वो लाइफ थ्रेटनिंग है। जस्ट चेक, इज इट परमानेंट प्रॉब्लम या टेम्पररी है। अगर टेम्पररी प्रॉब्लम है तो उसको उस हिसाब से सॉल्व करना है, अगर परमानेंट प्रॉब्लम है तो उसको इस हिसाब से सॉल्व करना है। तो चेक हाउ इंपॉर्टेंट द प्रॉब्लम इज इट परमानेंट और टेम्पररी। इतना होने के बाद एक बहुत अहम चीज है कि प्रॉब्लम में ये देना है वेदर इट इज फैक्ट्स और इट इज माय फीलिंग्स। अब इसको मैं थोड़ा समझाऊं तो कुछ जो प्रॉब्लम है वो फैक्ट्स है। जैसे कि बिल्डिंग में आग लगी है और हम वरी कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्या ले लूं, अपने आप को लूं, पर्स या मोबाइल लो, घर से बाहर निकलो, स्टेप से उतरो। सो ये प्रॉब्लम में जो वरी होती है वो फैक्ट्स के बेस पे होता है। कभी कभी क्या होता है, जो एकदम इमीडिएट प्रॉब्लम होता है उसके लिए तो हमें वरी करने का टाइम ही नहीं मिलता है, सीधा ही भागना है। पर जो प्रॉब्लम एक दो दिन बाद में आने वाले हैं तो वो फैक्ट्स के बेस पे है, क्या सच में फैक्ट्स है। कभी कभी क्या होता है, एक उम्र के साथ पास्ट एक्सपीरियंस हमारे इतने सारे जमा हो जाते हैं कि वो एक्सपीरियंस की वजह से हम वरी करना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी ऐसा होगा। मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से कोई कोई वरी करते हैं, कोई कोई का वरीफुल नेचर होता है इसलिए वरी करते हैं। तो चेक करो कि इज इट फैक्ट्स या ये मेरी फीलिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आएगा, आपके ब्लड रिपोर्ट सब ठीक बोल रहे हैं, आपका डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी तबीयत ठीक है, पर आपने फ्रेंड्स को मिल के आए हो और वो फ्रेंड्स को हार्ट अटैक आया था। तो हो सकता है साइकोलॉजिकली, मानसिकता से आपको लगता है अरे मुझे भी शायद आ सकता है। वो तो कितना हेल्दी थी, वो तो रोज वॉक लेती थी, मैं तो 2 दिन वॉक भूल जाती हूँ, मुझे भी आएगा। सो ये जो प्रॉब्लम है या ये जो आप वरी कर रहे हो वो फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं है, वो फीलिंग के बेसिस पे है। आपको फील हो रहा है कि आपको हार्ट अटैक आएगा, उसके लिए फैक्ट्स सपोर्ट नहीं कर रही है। सो ये चेक करना बहुत ही जरूरी है कि ये फैक्ट्स है या ये मेरी फीलिंग्स है। अगर ये फैक्ट्स है
तो उसके लिए काम अलग करना है। अगर ये सिर्फ मेरी फीलिंग है तो उसके लिए क्या करना है? स्टॉप थिंकिंग दैट वे, चेंज योर माइंडसेट, टेल योरसेल्फ कि मेरे रिपोर्ट अलग है। उसके पेरेंट्स में डायबिटीज था तो उसको आया, मैं ज्यादा मीठा खाती हूँ पर उसके साथ मेरी लाइफस्टाइल अच्छी है, मैं वॉक कर रही हूँ। स्टार्ट गिविंग रीजन टू योरसेल्फ। इफ इट इज फीलिंग, समटाइम्स हमारी फीलिंग्स जो होती है वो कोई कोई इरेशनल बिलीफ की वजह से होती है। जैसे कोई लोगों की इरेशनल बिलीफ होती है कि बच्चे हमारे पास रहेंगे बड़े होके, वो लोग अलग नहीं होंगे, और वो अलग होने की बात भी करते हैं तो बहुत वरी आ जाती है। सो क्या करना है यहाँ? हमारी जो बेसिक बिलीफ है वो बिलीफ को चेंज करना है। सो जो फीलिंग्स के ऊपर है उसको फीलिंग्स की तौर से उसको उस तरीके से सॉल्व करना है। और जो फैक्ट्स के बेसिस पे है, अगर आपके रिपोर्ट ऊपर नीचे आए हैं, अगर आपकी डायबिटीज का रिपोर्ट में शुगर 300 पोस्टिंग आया है, सो दैट मीन्स कि ये फैक्ट के बेसिस पे है। सो फैक्ट के बेसिस पे अगर है कोई प्रॉब्लम तो उसको अलग तरीके से हैंडल करना है, फीलिंग के बेसिस पे है उसको अलग तरीके। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डोंट वरी, थिंक वाइजली। अगर आपके ब्लड रिपोर्ट ठीक नहीं आए और मैं बोलूं बी हैप्पी, नो, इट्स नॉट द टाइम टू बी हैप्पी। हमें हमेशा खुश रहना है, बट वो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही खुश रहे। हमारी जिंदगी है, वो जिंदगी वेव्स की तरह होती है, ऊपर नीचे आता रहता है। और हमें बाकी सारी जो फीलिंग्स दी है भगवान ने, तो उसका रीजंस है। अगर हमें वरी नहीं आएगी तो हम प्रॉब्लम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे? सो वरी में डूबना नहीं है। जैसे ही वरी आए, वरी को एक सिग्नल बेल की तरह लेना है कि ये आई, मतलब लेट मी चेक कि मैं क्या कर सकती हूँ। सो चेक करो फैक्ट्स है या फीलिंग है। फिर ये चेक करो कि ये प्रॉब्लम रिकरिंग है, मतलब बार बार ये प्रॉब्लम आता रहता है, या ये फर्स्ट टाइम आया है। अगर ये प्रॉब्लम रिकरिंग है, अगर ये प्रॉब्लम बार बार आता रहता है, तो सोचो लास्ट टाइम मैंने ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया था। अगर मैंने लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम एक तरीके से सॉल्व किया था, तो वॉज इट वर्किंग दैट टाइम? वो टाइम पे मुझे सफलता मिली थी या नहीं मिली थी? अब यहाँ पे जो हम लास्ट टाइम का हम देख रहे हैं, तो वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम हमने सॉल्व नहीं किया था तो इस टाइम भी सॉल्व नहीं होगा। लास्ट टाइम कुछ खराब हुआ था तो इस टाइम भी खराब होगा नहीं, क्योंकि इस टाइम हम अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो अगर रिकरिंग प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दूसरी या तीसरी बार आ रहा है, तो पहली बात देखो कि लास्ट टाइम हमने कैसे सॉल्व किया था। उसके बाद में सोचो कि लास्ट टाइम मैंने ये प्रॉब्लम जिस तरह से सॉल्व किया था, वॉज इट वर्किंग फॉर मी? क्या उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था? अगर हुआ था, देन व्हाई टू वरी? डोंट वरी, बी हैप्पी। वही चीज से हम इस बार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम फ्रिज खराब हुआ था और मुझे कुछ चीजें, कुछ आइसक्रीम कुछ रखना था, तो मैंने अपने स्टोरेज में से आइस बॉक्स निकाला था और वो आइस बॉक्स में चीजें रख दी थी। सो इस बार भी अगर मेरा सेम प्रॉब्लम आए, आई विल अप्लाई सेम सॉल्यूशन, बिकॉज वो सॉल्यूशन मेरे लिए काम करता है, राइट? सो इन दैट केस डोंट वरी, बी हैप्पी। सो चेक करना है कि लास्ट टाइम प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया था। अगर लास्ट टाइम सॉल्व किया था वो काम नहीं किया था, सो व्हाट आई नीड टू चेंज? डू आई नीड टू चेंज माय रिसोर्सेस? डू आई नीड टू चेंज माय थिंकिंग? डू आई नीड टू चेंज होल प्रोसेस? डू आई नीड टू एड मोर थिंग्स? या मुझे कोई और लोगों की सलाह लेनी चाहिए? लास्ट टाइम मैंने जिसको ये काम करने को डेडिकेट किया था, शायद वो पर्सन ठीक नहीं था, इस बार मुझे किसी और को डेडिकेट करना है काम। या लास्ट टाइम जिस तरह से, जो सोच से मैंने किया था वो काम नहीं कर रही है। सो हमेशा चेक करो कि लास्ट टाइम प्रॉब्लम अगर हमारा सॉल्व हुआ था, नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था, यूज सेम टेक्निक। नहीं हुआ था, चेक करो कि कहाँ पे मुझे चेंज करना है। वो चेक करने के बाद में प्रोसेस करो, देखो वो सॉल्यूशन काम कर रहा है या नहीं। अब हाउ टू प्लान स्ट्रेटेजी। कभी कभी कोई नया ही प्रॉब्लम आ गया है कि वो प्रॉब्लम आपने पहले नहीं किया है, या फिर प्रॉब्लम लास्ट टाइम वाला ही आया है
बट लास्ट टाइम हम वो प्रॉब्लम में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, हम बहुत डाउन हो गए थे, हमारी हेल्थ खराब हो गई थी या हमें डिप्रेशन आ गया था। सो उस टाइम पे क्या करना है? उस टाइम पे एक डीप ब्रेथ लेके स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश, राइट डाउन प्रॉब्लम, write down causes of problem, then write down what all resources you have to solve this problem. ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए, जो रिसोर्सेस चाहिए, वो मेरे पास है। कोई भी चीज हम प्लान करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे होता जाता है करते हैं। जैसे हम नहाने जाते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी और साबुन लेके नहाना शुरू कर दिया, और पानी और साबुन लेके नहाना शुरू कर दिया और फिर हमने टॉवेल नहीं लिया हो, तो नहीं चलता है ना। पूरी प्रोसेस में कितने रिसोर्सेस चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, वो हम पहले से सोचते हैं। जैसे हम कोई खाना पकाते हैं तो उसमें धनिया एकदम लास्ट में छिड़कना है, पर हम पहले से देखते हैं ना कि घर में धनिया है कि नहीं, क्योंकि पहले से सारे रॉ मटेरियल, सारे रिसोर्सेज जो है वो देख लो कि डू वी हैव ऑल दिस थिंग। सारे नहीं है तो हमारे पास क्या क्या है, वो देखने के बाद में देखो कि ये रिसोर्सेज के साथ मेरी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे कि मुझे इसमें मेरा बिहेवियर कंट्रोल करना है। कभी कभी क्या होता है कि कोई बहुत ही अनोइंग गेस्ट आने वाले होते हैं और हमें वरी होती है कि क्या करूं क्या करूं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर सकते हैं? हम गैस को तो बदल नहीं सकते हैं, और अगर उनको बुलाना है तो बुलाना है, अभी उसमें भी हमारी कुछ कुछ मर्जी नहीं चल सकती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? ओके, देन वी हैव टू लुक इनसाइड, मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना है। अब बिहेवियर मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, सामने वाला ही अनोइंग है, बराबर है। सामने वाला अनोइंग है, एक्सेप्ट फैक्ट कि वो अनोइंग है, वो ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे ही जिससे आपका टेम्पर खराब हो, आपका मूड खराब हो। अब आपको क्या करना है? आपको अपने आप को पहले तो एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप देखा कि जब भी ऐसा कुछ ट्रिगर आने लगे, मैं वो रूम से थोड़ी देर के लिए इधर उधर बाहर चली जाऊंगी, मैं वॉशरूम में चली जाऊंगी या पानी पीने चली जाऊंगी, या मैं टॉपिक चेंज कर लूंगी, या मैं बोलूंगी मैं जरा किचन में देख के आती हूँ। सो ये सारे रिसोर्सेस, ये सारी चीजें, ये सारे ऑप्शंस आप हैंडी दिमाग में रखो। अगर हमने पहले से नहीं सोचा है तो क्या होता है कि वो ट्रिगर करते हैं, हम ट्रिगर हो जाते हैं, बात का बतंगड़ बन जाता है, हमारा भी मूड खराब, सामने वाले का भी मूड खराब, घर वालों का भी मूड खराब। उससे बेहतर है कि अगर हमें मालूम है कि कोई अनोइंग गेस्ट आने वाले हैं, तो पहले से ही ये 5-6 चीजें ABCD जैसे बोलते हैं ना, प्लान बी हमेशा रेडी होना चाहिए। वैसे ये 5-6 चीजें हमें हैंडी रखनी चाहिए, ताकि वो हर बार ट्रिगर करे, हम अलग अलग चीज के अलग अलग एक्सक्यूज दिखा के वहां से निकल सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो हर बार नहीं हो सकता है कि सामने वाला कुछ भी बोलता जाए और हम भी सुनते ही जाए, क्योंकि अब हमारी भी उम्र हो चुकी है, हमें भी लगता है कि भाई गलत बात हम कब तक सुने, क्यों सुने। सो वहां पे सारे राइट डाउन ऑल द रिसोर्सेस, ऑल द बिहेवियर्स विच आई कैन डू, जिससे मैं ये प्रॉब्लम से हट सकूं। फिर कभी कभी क्या होता है कि गेस्ट के साथ बच्चे आते हो, तो बच्चे बहुत धमाल मस्ती करते हैं, हमारी जो घर का डेकोरेशन है सारी चीजें उथल पुथल कर देते हैं। सो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली तो हमारी एक बिलीफ होती है कि बच्चों को अगर दूसरे के घर पे जाते हैं तो बिहेव करना चाहिए। सो वो जो बिलीफ है वो इररेशनल बिलीफ है, वो हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर पाते, पर हमें वो बिलीफ है, इसलिए वो बच्चा जब अलग तरीके से बिहेव करता है और उसके पेरेंट्स उसको कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारी दूसरी बिलीफ है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहिए। चल बच्चा तो छोटा है, उसने क्या कुछ किया, बट उसके पेरेंट्स को तो बोलना चाहिए ना, भैया मत करो। सो वो वहां पे हमें हमारी बिलीफ चेंज करनी है कि अदर पीपल कैन बिहेव द वे दे वॉन्ट, उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। सेम वे मैं कैसे बिहेव करूं उस पे किसी और का भी कंट्रोल नहीं है। मैं वहां से जो भी चीजें टूटने फूटने वाली हूं आज के दिन पे वो अलग करके अलमारी में रख दूं। सो वो करना हमारे हाथ में है।
बट हम क्या करते हैं, ज्यादातर दूसरे को कंट्रोल करते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. सो चेंज योर इरेशनल बिलीफ. फिर ऐसे चेक हाउ मेनी टाइप्स आई कैन कंट्रोल द सिचुएशन. कितने सारे ऑप्शंस मेरे पास है. जैसे मैंने कहा कोई अनॉय कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, तो ABCD लिखो. फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारे ऑप्शंस के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. जैसे हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया कि अगर वो ऐसा कुछ बोलेगा ना, मैं मुंह पे उनको सामने जवाब दे दूंगी, तो वो भी एक ऑप्शन है, पर वो ऑप्शन का कोई कॉन्सिक्वेंसेस होगा. सो हमारे जितने भी ऑप्शन है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, चेक करो कि वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए हम तैयार है. कभी कभी हम बोलेंगे ठीक है, मैं 10 मिनट फेस शोइंग करके अपने बेडरूम में चली जाऊंगी, उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अपने फैमिली मेंबर तरफ से, हस्बैंड की तरफ से. क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हम तैयार है? सो चेक अपनी एक्शन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, एंड चेक कि कौन से ऑप्शन में हमें सबसे कम कॉन्सिक्वेंसेस लगेंगे, कौन से ऑप्शन में हमें ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस लगे जो हम अफोर्ड कर पाएंगे. सो जब ऐसे करोगे आप कि कॉन्सिक्वेंसेस कौन से हम अफोर्ड करते हैं, तो वो आपका बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा, एंड सिलेक्ट दैट सॉल्यूशन. और जैसे हमारे यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने उसका एनालाइज करके सॉल्यूशन कर लिया. सो अब हम प्रॉब्लम के लिए तैयार है. और अगर हम प्रॉब्लम के लिए तैयार है तो डेफिनेटली हम फिर वरी नहीं करेंगे, क्योंकि वी हैव सॉल्यूशन. हम वरी क्यों करते थे? क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि हम प्रॉब्लम के लिए तैयार थे नहीं थे. सो नाउ यू हैव अ प्रॉब्लम, you have a solution, and when you have a solution you will stop worrying, and when you will stop worry, you the chances are more that you will be happy. When you have a solution, the chances are more that you will be happy. And what is our goal? My happiness, my responsibility. Ultimately we want to be happy. So when you are worried, think wisely. थिंक वाइजली में सारे मैंने जो पॉइंट्स कहे वो पॉइंट्स के हिसाब से आप देखो कॉजेस कौन सा है, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस मुझे आएंगे, व्हाट ऑल माय ऑप्शंस, वेदर दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल या नहीं सॉल्वेबल है. उसके बाद में नोट डाउन करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, पानी पीना है या शावर कोल्ड लेना है. कभी कभी वो टाइम पे सॉल्यूशन नहीं आता है, थोड़ा रिलैक्स कर दो, उसके बाद में आता है. एंड देन सिलेक्ट ऑल द रिसोर्सेज यू हैव. सिलेक्ट पिछली बार क्या किया था, देन चेक ऑल द सॉल्यूशन यू हैव, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आप अफोर्ड कर पाते हो. सिलेक्ट दैट ऑप्शन. ओके, सो नाउ नो वरी, सो डोंट वरी, think wisely. Anybody has any question? Thank you very thank much. you, thank you. Thank you. Very informative. बहुत यूजफुल था आज का लेक्चर मेरे लिए. बहुत अच्छा है. वेरी गुड. थैंक यू मैडम. सो Thank अभी you. नेक्स्ट टाइम कभी भी कुछ भी आए, आप पहले सारे रीजंस अंदर से ध्यान से निकाल देना. कभी कभी हमें लगता है ऊपर ऊपर से जो रीजन वो होता नहीं है. पास से हमारे काफी रीजंस कनेक्टेड होते हैं. Thank रिकॉर्ड you. होना चाहिए था आज का लेक्चर तो. नहीं, रिकॉर्ड है मैम, रिकॉर्ड कर रहे हैं. जो बैकग्राउंड में है ना वो मैम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कल आपको लिंक भी मिल जाएगी व्हाट्सएप पे. ओके. तो हाँ, फिर आप बाद में जब भी चाहे वो एक बार और रिकॉर्डिंग सुन देख सकते हैं. सकते हो. हाँ, एक बार सुन सकते हैं. और नोट हाँ डाउन करना चाहिए था. वो मेरे पास पेन कॉपी नहीं थी, मुझे नोट डाउन करना था कई बातें. तो अगर मैं नहीं, रिकॉर्डिंग सुनूंगी तो नोट डाउन कर लूंगी. हाँ जी, Right. और रिकॉर्डिंग तो आप अपने पास ही रहेंगे, तो जब भी आप जी हाँ. चाहे रिकॉर्डिंग देख सकते हो. Thank you. वेरी नाइस. थैंक यू वेरी बहुत. मच. हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक था ओके, आज का. हम्म. थैंक यू. और कम भी अगर समय. आप लोगों को लगे कि काउंसलिंग के रिलेटेड कोई टॉपिक हाँ. है जिसके बारे में आपको हम्म. सेशन चाहिए, तो आप हम्म. साले सर को या पारोमिता मैम को आप बताइएगा, हम्म. तो मैं उस हिसाब से हम्म. टॉपिक तैयार कर दूंगी और फिर हम लोग लेक्चर लेंगे, सेशन ओके. लेंगे. ओके. Thank you. ओके. ओके ओके. एवरीबडी, एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी?
थैंक यू वेरी मच। अदरवाइज वी कैन स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। ओके, सो ये एक्सरसाइज जो है ना, एकदम फिंगर को ऐसे करो, मुट्ठी लगाओ, फिर खोलो। ये एक्सरसाइज सब लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। सो अगर आप वरी में हो, आप स्ट्रेसफुल हो, तो आप पूरी स्ट्रेच करो। देखो मेरी फिंगर्स पीछे ही जा रही है, ऐसे पूरी स्ट्रेच करो, पूरी फिस्ट करो, पूरा खोलो, पूरा टाइट करो। जब टाइट करते हो उसके बाद में 1 सेकंड के लिए जकड़ के रखो। जब खोलते हो तो अपने आप को अंदर से ये महसूस करो कि सारे रास्ते खुल रहे हैं। ये मेरी बॉडी टाइट है, ये मेरे सारे रास्ते खुल रहे हैं। ये मैं स्ट्रेस में हूं, ये सारा मेरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है। सो जैसे ये आप करते हो, आपको रिलैक्स होने में मदद होती है। इसकी जगह पे आपके पास स्माइली बॉल हो, स्माइली बॉल आजकल बहुत इजीली मिलते हैं, वो येलो कलर के आते हैं, बहुत हाँ ही हाँ हाँ। सॉफ्ट होते हैं। तो उसको भी लेके ऐसे आप दबाओगे, ओपन करोगे, दबाओगे, ओपन करोगे, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज, कभी भी हमें लगे कि हम बहुत स्ट्रेसफुल है, तो तभी के तभी कोई डिसीजन लेने की जगह पानी की बोतल लो, पानी पियो, कीप इट इन योर माउथ फॉर 2 सेकेंड, रोल करो और अंदर जाओ। ऐसे करने से आपका आपका बॉडी में थोड़ा कूलिंग आएगा। जब भी एंगर होता है, वरी होती है, तो हमारी बॉडी में हीट बढ़ जाती है। सो ऐसे पानी पीने से थोड़ा कूलिंग आएगा, या कोल्ड शावर, सो उससे भी कूलिंग आएगा। फिर दूसरी जो एक्सरसाइज है वो वॉक्स। जगह पे ही, अगर हम आगे नहीं कर सकते तो जगह पे ही वॉक करो। हैंड्स वॉकिंग, लेग वॉकिंग। यहाँ पे हम लेग तो वॉक नहीं कर सकते हैं, हम हैंड वॉकिंग कर रहे हैं। ओके। फिर दूसरी एक्सरसाइज है नेक, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से यहाँ के सारे जो मसल्स है ना, वो बहुत टाइट हो जाते हैं। तो नेक को पहले पूरा ऊपर लो, गिनो 5 तक, फिर पूरा नीचे लो, फिर सामने लो, एक साइड पे जितनी पीछे जा सके जाने दो, सामने लो, फिर दूसरी साइड पे जितनी पीछे हो सके जाने दो, फिर सामने लो। फिर पूरी बॉडी को 1 सेकंड के लिए बिल्कुल टाइट कर दो, और फिर हल्के से पूरी बॉडी रिलैक्स करो। रिलैक्स ऐसे करो जैसे हम बिस्तर पे सोने को जाते हैं तो कैसे अपने आप को छोड़ देते हैं, बस ऐसे रिलैक्स करो। फिर से टाइट करो और रिलैक्स करो। फिर आंखें हैं, सो जो हमारी आंखें हैं उसको ऐसे एकदम टाइट करनी है। 5 तक गिनना है, 1 2 3 4 5, और बिल्कुल छोड़ देनी है। आराम से खोलनी है, आराम से बंद करो, एकदम टाइट बंद रखो और आराम से खोलो। फिर से एक बार करेंगे, आराम से बंद करो, एकदम टाइट करो, 1 2 3 4 5, फिर धीरे से आराम से खोल दो। फिर जैसे पूरे पूरे फेस को ऐसे रब करो। फिर ये जो कान, कभी कभी कोई बहुत बोलते हैं ना, चिक 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 करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तो तब क्या है, ये कान है ना, दोनों कान को ऐसे बंद करो, 1 2 3 4 5, और धीरे से खोल दो। सो ऐसा जब करते हैं और 5 गिनते हैं, तो शुरू शुरू में आप 5 तक गिनो। उसके बाद में क्या होगा, आप वो टाइम पे सिर्फ अपनी ब्रीदिंग चेक करो। ब्रीदिंग में हवा अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, लेफ्ट या राइट कौन से नोस्ट्रल से जा रही है, ऐसे सिर्फ अपनी ब्रीदिंग चेक करो। गर्म ब्रीद है, ठंडी ब्रीद है, सिर्फ ब्रीदिंग चेक करो, उससे भी आपको अच्छा लगेगा।
Okay? Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you, Rachna. Bye Thank bye. you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.